ठीक है। कोई आदमी किसी से बात भी नहीं करेगा, जैसे क्लास में करता है सब ऑफलाइन में, वैसा ही ऑनलाइन में अगर तुम्हारा एक्टिविटी रहेगा तभी इस ऑनलाइन पढ़ाई से तुमको फ़ायदा होगा। ये भी जान लो, ना इसका स्क्रीनशॉट होगा, ना इसका रिकॉर्डिंग होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं होगा। तुम चाहते हो शेयर करना तो शेयर भी नहीं होगा, शेयर कर भी दिया है ना तो कोई आदमी इसको देख नहीं पाएगा। तो इसलिए कॉपी किताब लेकर के बैठना। चलो देखो, यहाँ हम पूछें ये दोनों जो पैरेलल लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। इसका बीच का डिस्टेंस माने दूरी कोई भी नापेगा तो एकदम सीधा सीधी नापेगा ना। देखिए इस लाइन के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस नहीं नाप सकता है। दो पैरेलल लाइन है तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, जिसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, उसी से नापेगा। ठीक है, तो ये दूरी कहीं भी निकालोगे इस तरह से इक्वल आएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये इक्वल होगा। ठीक है ना। या तुम्हारे घर का दो दीवार है, आमने सामने के दीवार के बीच का, मान लो ऐसे तुम्हारा घर है, कोई रूम है, कोई कहेगा इस दीवार और इस दीवार के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो एकदम बिल्कुल सीधा सीधा नापेंगे हम, परपेंडिकुलर दोनों पर। कोई आदमी यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं नापेगा, एकदम सीधा नापेगा। या इस दीवार के बीच की दूरी निकालना हो तो कहीं से निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर तुमको इस तरह से दो लाइन मिले, अगर कहेगा इसके बीच का डिस्टेंस नापो, है ना, इसके बीच का डिस्टेंस नापना है तुम्हें, तो फिर इसके बीच का डिस्टेंस कैसे नापेगा। अगर तुम इसके किसी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर देगा तो इस पर तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल तो है नहीं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस लाइन पर तो परपेंडिकुलर है लेकिन इस लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं है। अगर तुम ये डिस्टेंस यहाँ से नापोगे तो कुछ और आएगा, यहाँ से नापोगे कुछ और आएगा, है ना, जगह बढ़ा दोगे, इधर उधर बदल दोगे तो तुम्हारा ये डिस्टेंस भी, ये दूरी भी बदलता रहेगा। अर्थात अगर तुम पैरेलल लाइन की बात करो तो देखो कहीं से नापोगे इक्वल डिस्टेंस आएगा, एकदम बराबर दूरी आएगा, लेकिन ऐसा इस तरह के लाइन में नहीं होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, या कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम नहीं, इसको जिस तरह से इसको नापते हैं उस तरह से इसको नहीं नाप सकते। ठीक है ना। तो फिर इसको नापने का सही तरीका क्या है, हम कैसे इसके बीच का डिस्टेंस नापेंगे, तो ध्यान से सुनो इस बात को। देखो नापने का तो हर जगह के लोगों ने, हर जगह की सभ्यताएं अलग अलग तरह से इसका नाप, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ा। कैसे ज़रूरत पड़ा, तो मान लो कोई आदमी एक दीवार ऐसे बना रहा है और एक दीवार किसी घर का ऐसे बन रहा है। ठीक है, कोई तुमसे कहे कि बताओ ये दीवार इस दीवार से कितनी दूर है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो नाप सकता है, नहीं नाप सकता है। अब बीच में कोई दीवार खींच दे, कोई कहे कि बताओ इसके बीच का दूरी बताओ, तब भी नहीं नाप सकता है। इसके बीच का दूरी बताओ, तब भी नहीं नाप सकता है। अगर तुमसे इस तरह का लाइन खींच करके बोला जाए कि चलो इसके बीच का दूरी बताओ, लेकिन ये तो पता है कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, देखोगे ये लाइन जो 0 नंबर लाइन है, इस लाइन से 1 करीब है, नज़दीक है, 2 उससे दूर है, 3 इस सबसे दूर है। तो दूर है, करीब है, तो हम दूरी देख के ही तो पता करते हैं ना। भले हम नाप नहीं पा रहे हैं कि दूरी नापाएगा कैसे, लेकिन अंदाज़ा तो लगा ले रहे हैं कि 1 नंबर जो लाइन है इस लाइन से सबसे करीब है और 3 नंबर लाइन सबसे दूर है, फिर 2 नंबर लाइन इन दोनों के मध्यम दूरी पर है। ठीक है, तो फिर जब दूर होना, करीब होना, ये सब डिस्टेंस पर निर्भर करता है। ठीक है ना, दूर होना, करीब होना, ये सब दूरी पर निर्भर करता है। तो हम जब इसके बीच का दूरी नापने चलेंगे तो अलग अलग सिस्टम है नापने का, उस सिस्टम को आपको आज हम बता देंगे। उसके बाद में तब हम ट्रिगो शुरू करेंगे।
देखो एंगल ना पाएगा कैसे तब, मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो तुमको कहा जाए इस एंगल को हाँ एंगल अभी आया कहाँ से, तो देखो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह हम लोग नहीं नाप सकते, जो लीनियर डिस्टेंस है या रेक्टिलिनियर डिस्टेंस कहा जाता है, रैखिक दूरी हम नहीं नाप सकते। नापते क्या है इसके बीच का, एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी, ठीक है। ये जो कोणीय दूरी है ये कितना है इसको हम नापते हैं। तो इसको नापने के लिए अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग तरह का सिस्टम अपनाया। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले इस एंगल को नापने का जो कंसेप्ट डेवलप किया वह किया आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट किया। आर्यभट्ट ने कैसे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं यानी इन दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस नापने का क्या सलाह दिया उसको ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि जब दो रेखाएं आपस में मिल रही हों, मतलब प्रतिच्छेदी हों, तो किसी एक लाइन के किसी पॉइंट से किसी दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर दे दें, ये दे दिया परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस को नाप लें और इस डिस्टेंस को नाप लें, और इसी का जो रेशियो हुआ अनुपात, मान लो ये जो डिस्टेंस देखा मैंने ये है 3 सेंटीमीटर और ये है आपका सपोज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बीच के डिस्टेंस को उन्होंने कहा 3/4। हम कहेंगे ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि ए बी से कितनी दूरी पर है, तो बोला जाएगा 3/4 के डिस्टेंस पे है ना। ये अपना सुझाव दिया था कि इस तरह से हम नापें। कौन सा दूरी है ये, एंगुलर डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम एंगुलर डिस्टेंस। और कैसे नापा, किसी एंगल के ये जो दो साइड हैं इन्हीं दो साइड को ले करके ये नापा, ठीक है, इनके रेशियो से। ये तो आर्यभट्ट का सिद्धांत था, लेकिन ये बहुत बेहतरीन सिद्धांत था, सबसे उत्तम सिद्धांत था ये। भले पूरी दुनिया इसको रिजेक्ट कर दी शुरू में, लेकिन बाद में जब देखा गया तो यही सबसे बेहतर तरीका था। और आज हम लोग जो रेडियन का नाम सुनते हैं, समझ लो इसका जन्मदाता वही था, आर्यभट्ट ही। लेकिन लोगों ने अपने नाम से इसको रजिस्टर कर लिया, सोच तो उसी ने दिया था, लेकिन अब दूसरे लोग इसको अपने नाम से इसको रजिस्टर कर लिया। अब देखो अंग्रेज़ सब कैसे नापता था, अंग्रेज लोग नापा इस एंगुलर डिस्टेंस को ऐसे। उन्होंने कहा जब एक रेखा दूसरी रेखा पर खड़ी है, मतलब एक लाइन जब दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका एंगुलर डिस्टेंस यानी इसका कोणीय दूरी 90 होता है, 90 डिग्री बोल दिया। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को उन्होंने बोला 90 डिग्री। अब इसमें 90 लाइंस खींचा, 90 लाइंस खींचने पर एक लाइन जो होता था वह 1 डिग्री का होता था। अब 90 लाइन खींचो, इसमें देखो तुम 90 को लाइन खींच सकते हो, तो ये प्रत्येक लाइन 1 डिग्री का होगा। ये अंग्रेज़ों का नाप था। उसी तरह से फ्रांस वाला इसको नापा था, वो कहा जब एक लाइन दूसरे लाइन पर खड़ी हो तो इसके बीच के डिस्टेंस को ग्रेड बोलो। उन्होंने कहा ग्रेड, और इसको कहा 100 ग्रेड। खैर ग्रेड के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ये सिलेबस में नहीं है, रेडियन और डिग्री को देखेंगे। तो ये नापने का उनका तरीका था, ठीक है। लास्ट में देखा गया कि ये डिग्री जो है बहुत इसमें डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है, कोई आपसे बोले, चूँकि ये भी तो डिस्टेंस है, कोई आपसे पूछे कि 90 डिग्री को 3 मीटर में जोड़ो, तो कोई आदमी जोड़ सकता है, ये जुड़ाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ाएगा, तो ये अलग नाप है, ये अलग नाप है, दोनों नाप डिस्टेंस का ही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस तो जुटना चाहिए, फिर भी ये दोनों जुट नहीं पाया, ठीक है। तब उसके बाद से चल के ऐसा ही सिस्टम पढ़ा होगा, उसी सिस्टम के आधार पर एंगल को रेडियन में नापा गया, ठीक है ना, रेडियन में। और रेडियन क्या था, इसी से मिलता जुलता, जो आर्यभट्ट ने जो सुझाव दिया था इसी से मिलता जुलता वह सिस्टम था, ठीक है। तो एंगल का चैप्टर आप में है एक, लेकिन सिलेबस में वो है नहीं, है ना, उसको हम कभी देख लेंगे। पहला चैप्टर नहीं है, एंगल के बारे में बताया है, समझ लो मैट्रिक का रिवीजन है, उसको हम कभी देखेंगे। फ़िलहाल तुमको थोड़ा बता देना है हमको साइन कॉस के बारे में, है ना। तो ये एंगल, अब एंगल जो है, कोई कहे कि एंगल को डिफाइन करो,
है ना। तो एंगल का डेफिनेशन कैसे देगा, तू तो बहुत सारा से एंगल का डेफिनेशन जानता है, तू लोग पता है कोण का डेफिनेशन बोलो तो कोई, कोण किसे कहते हैं, एंगल, हाँ हाँ क्या, झुकाव, हाँ हाँ कह सकता है, हाँ इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइंस, है ना, दो रेखाओं का झुकाव वही एंगल कहलाता है। सिंपल सी बात है, उसकी आकृति बस ऐसे ही बनती है। अब एक रेखा दूसरी रेखा से कितनी झुकी हुई है ना, वही उसका एंगल कहलाता है। ठीक है, या दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा, है ना, कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर बनी आकृति एंगल कहलाता है। ठीक, खैर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो ये एंगल हो गया। अब हम तुमसे यहाँ से एक बात करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होने जा रहा है, ध्यान देना। देखो ये दो लाइन एक दूसरे पर झुकी हुई है, ठीक। अब इसमें अपने निर्धारित करना पड़ता है कि किस लाइन को मैंने पहले बनाया और किस लाइन को बाद में बनाया। जिस लाइन को हम पहले लेते हैं उसको कहते हैं बेस, याद रखना, आधार, और जिस लाइन को बाद में इसे झुकाते हैं उसको कहते हैं कर्ण, एच बोलते हैं, या फिर इसको कहते हैं भ्रामक रेखा हिंदी में, और नहीं तो इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनल लाइन। एक होता है बेस लाइन, एक होता है टर्मिनल लाइन, ठीक है ना। यही चल के बाद में जब ये ट्रायंगल का शक्ल लेता है तो इसको हम एच बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक, अब सुनो ध्यान से, कोण जो बनता है, एंगल जो बनता है, वो बनता है कहाँ, बेस पे बनाता है कौन, टर्मिनल लाइन, जो भ्रामक रेखा है, चलने वाली जो रेखा है ना, कर्ण जिसे तुम कहते हो। तो यानी कर्ण कोण बनाता है, बनता कहाँ है, आधार पर। ठीक है, लूसेंट वाले लोग जिनको हिंदी शब्द में प्रॉब्लम है, हम इंग्लिश भी बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी के बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए दोनों मिक्स करके बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। वो कोण बनता है आधार पे, बनाता है कर्ण, बस मोटा मोटी बात कहो इसको। कोण बनता कहाँ है, आधार पे, बेस पे, बनाता कौन है, कर्ण, यानी हाइपोटेनस, अर्थात इसी को टर्मिनल लाइन, घूमने वाली रेखा, भ्रामक रेखा, क्या क्या नाम रखते हैं हम, ठीक है ना। अब तुमसे कहा जाए जो ये एंगल बना, इस एंगल की नाप बताओ, तो नापने के लिए तू कौन सा औजार अपनाएगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेगा, तो इसके लिए तो चांद, प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं, है ना, तुम प्रोटेक्टर लेगा। तू लोग सो गया है क्या जी, तुम सब जगह है कि सो गया है, बोलो तो, कुछ कमेंट करो। हाँ, जगे रहो, जगे रहो और लगे रहो। चलो देखो, तो ये दो लाइन में एक लाइन होता है कौन, बेस, और दूसरा होता है एच, हाइपोटेनस, कर्ण, ठीक है ना। बेस को हम बी से लिखते हैं। अब चलिए, तो फिर हम नापने की बात कर रहे थे, जब इसकी मेजरमेंट करोगे, इसको नापोगे तुम इस एंगल को, तो किससे नापेगा, क्या इंस्ट्रूमेंट है, चांद से नापेगा। अब ध्यान देना, चांद जो तुम्हारा एंगल नापता है वह सही नहीं नाप पाता, वह एक्यूरेट मान नहीं देता, इसलिए कि देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही 100 डिग्री में है, जो लाइन उसमें खींचा गया रहता है वहीं कितना डिग्री में रहता है, 1 डिग्री से ज़्यादा में रहता है उसका लाइन का मोटाई, समझ रहा है ना। मोटा मोटी अंदाज़ा हम लगा लेते हैं, बात समझा।
चाँद जो है एंगल का एक्यूरेट नाप नहीं दे पाता है। फिर से सुनो, जो हमारा प्रोटेक्टर है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता है वह किसी एंगल का एक्यूरेट नाप नहीं देता है। आगे आपको बताएंगे भी कि देखो एक लाइन जब दूसरी पर खड़ी है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें 90 लाइन खींचेगा तब ना 1 डिग्री होगा, है ना। अब 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। अब बताओ कितना माइन्यूट है ये एंगल का नाप। तो इसलिए चाँद से एंगल को नापना, है ना, एक्यूरेट नाप उसका नहीं हो सकता है। मोटा मोटी हम अंदाज़ा लगाते हैं, एक्यूरेट उससे नाप नहीं हो पाता है। तो फिर इस एंगल को नापने के लिए क्या उपाय है? ठीक, यहीं से शुरुआत होता है एक अलग चीज़ आपका। जब हम इस एंगल को नाप एक्यूरेट नाप के लिए जब हम सोचते हैं तो यहीं से शुरुआत हो जाता है एक अलग ब्रांच का मैथमेटिक्स का। ठीक, सुना सब? जब हम एंगल को नापने के लिए सोचते हैं तो यहीं से एक अलग ब्रांच उत्पन्न होता है। वह ब्रांच कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। कैसे? तो देखो इस एंगल को कैसे हम नापेंगे। वहीं जो आर्यभट्ट ने सुझाया था पहले शुरू में, जिसको लोगों ने नकार दिया, उसी से इस एंगल की नाप करते हैं हम। ठीक है, अब कैसे नापेंगे इस एंगल को? इसके साइड से, ये एंगल का साइड है, ध्यान देना। ये एंगल के जो सामने वाला साइड होता है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर पी। ठीक है ना। आज जिस पर एंगल बनता है उसको कहते हैं बी, और इसको कहेंगे हम एच, हाइपोटेनस। ठीक, तो आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि पी बी एच किस चीज़ का होता है? एंगल का होता है ना। ये जो पी बी और एच है ये एंगल का होता है बाबू, ये ट्रायंगल का नहीं होता, ये एंगल का होता है। क्यों हम कह रहे हैं एंगल का होता है? तो ध्यान दो, देखो इस कोण तुम बचपन से देखा होगा 8th 9th में या 10th में, कि जब ये एंगल इस एंगल की बात करता है तो इसका पी ये हो जाता है, एच ये हो जाता है। और जब इस एंगल की बात करता है तो इसका पी ये हो जाता है और एच ये हो जाता है ना। अब बताओ एक ही ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल की बात करें हम तो कभी ये हो रहा है पी, कभी हो जा रहा है बी, कभी ये हो रहा है पी, ये हो जा रहा है बी। ठीक है ना। तो यानी एंगल के साथ साथ पी और बी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि पी और बी ट्रायंगल का नहीं, एंगल का है। ठीक है, पी और बी जो है वो ट्रायंगल का नहीं होता। कोई कहता है गलत कहता है, पी और बी जो होता है वो एंगल का होता है। देखो एक बात 2 बार 3 बार हम दोहरा दे रहे हैं, अगर ऑफलाइन में बात करेंगे तो एकदम खट खट बताना सब। ठीक है, अब तुम लोग कुछ राय ले लें। बोलो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना तुम्हारे स्क्रीन पे? साफ साफ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक उपाय बता दे रहे हैं, है ना। उस कौन सी बढ़ाया जाता है जी? ना ब्राइटनेस नहीं ना, हाँ रिजोल्यूशन। हाँ रिजोल्यूशन बढ़ा देना। यूट्यूब में जाके, इसमें नहीं बढ़ेगा, यूट्यूब में जाएगा, वीडियो खोलेगा कोई और वहाँ पे क्लिक करके अपना रिजोल्यूशन जितना कर देगा, फिर ऐप में आएगा तो तुम्हारे मोबाइल में वैसे ही रिजोल्यूशन में चलेगा। सब धीरे धीरे 2-4 दिन में सीख जाएगा, सीखने वाला लड़का। बताओ कितना दिन से हम कह रहे थे इन लोगों को कि ऐप इंस्टॉल करो, हमसे वैलिडिटी लो, है ना। आज तक कितना आदमी बाकी था और फिर अभी भी बाकी है। जब खोल रहा है चल नहीं रहा है, हम कुछ भी कहें वो सब बात समझता ही नहीं है। जब सिर पर चढ़ जाता है तब फोन कर रहा है सब। चलो तो ये क्या है? तो पी बी एच किस चीज़ का होता है? एंगल का होता है। ठीक है ना। अब देखो ना, एक ही एंगल का पी अलग होगा, अनेक पी हो जाएगा। देखो ना, ये भी पी है,
यहाँ से परपेंडिकुलर दें, ये भी P है, ये भी P है। अब बताओ ये है अगर 2 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 6 है। अब ये मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है मान लिया, तो आपसे कोई पूछे, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, ध्यान दो कि कोई पूछे 30 डिग्री का परपेंडिकुलर कितना होता है, तो कोई मूर्ख है जो बता देगा कितना लंबाई का हो सकता है, जितना ही दूर खींचोगे उतना ही लंबा होगा। कोई पूछेगा 30 डिग्री का बेस की लंबाई कितनी होगी, तो कोई नहीं बता सकता है। कोई कर्ण का लंबाई पूछेगा, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ तो है जो फिक्स रहता है किसी भी एंगल पे। जैसे इसी एंगल की बात करें, मान लो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है 2 सेंटीमीटर साइड वाला, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल इससे बड़ा 4 सेंटीमीटर साइड वाला, ठीक है ना। इन दोनों में ये एंगल जो है वो फिक्स है, लेकिन इसका लेंथ अलग अलग है। अब देखो तुम ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, ये बड़ा वाला ले लो, इन दोनों में एक संबंध है। वो कौन सा संबंध है, तो दोनों सिमिलर है, समरूप है। क्यों समरूप है? समरूप कब होता है, जब एंगल एक जैसा होता है, एक बराबर होगा जब तीनों एंगल, तब जाके त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर होगा। ये सब सुना है ना? मुटका तू सुना है? हाँ हैं कभी? हाँ, तो एंगल से तो समरूप होता है ना, एंगल से तो कॉन्ग्रुएंट थोड़ा होता है, समरूपमा सम क्या कहते हो, नहीं होता है। हाँ, लेकिन समरूप जो होता है वो एंगल से होता है, ठीक है ना। तो एंगल देखो ये है 30 का, दोनों में है, ये 90 है तो ये भी 90 है, इक्वल हो गया। और जब दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। या फिर है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण तो जानता है ना। अब दोनों लाइन पैरेलल है, ये काट रही है, तो ये वाला एंगल ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होगा। तो तीनों एंगल एक जैसा हो गया तो ये हो जाता है समरूप, सिमिलर। और सिमिलर होने का गुण क्या है, सिमिलर होगा तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी उसका पाया जाएगा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा, संगत भुजा एक अनुपात में होगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर B1 है और यहाँ से बड़का वाला का लंबाई B2 है, तो B1 बाई B2 बराबर हो जाएगा P1 बाई P2 बराबर हो जाएगा H1 बाई H2, ठीक है ना। या ऐसे ले लो रेशियो, P1 बाई B1 इक्वल टू P2 बाई B2 इक्वल टू कुछ भी, है ना, अपना ले लो तुम। तो ये सब रेशियो जो है एक समान होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अब बात कर रहे हैं इस पर। अब देखो ये कोई एंगल हम बना रहे हैं, अब आ जाओ यहाँ और कहीं से एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ले लिए तो देखो अगर ये लंबाई 2 का है, ये लंबाई 4 का है, अगर है ना ये लंबाई मान लो 1 का है क्या, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, 2 1 3 हो जाएगा। ये तो ये मान लो 3 है, ये 4 है और ये 5 हो गया, ठीक है ना। ये तो बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ, अब मान लो ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है ना। तो इस एंगल को अगर नापना है, खूब ध्यान से सुनना, इस एंगल को नापना है तो इनमें किसी दो साइड के रेशियो से हम नाप लेंगे, वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे देखो ना, तुमको हम बना के भी दिखा देते हैं, एकदम प्रैक्टिकली समझ लो, इसमें कोई मान्यता नहीं, एकदम जांच परख के समझोगे तो ये तुम्हारे पास बहुत दिन तक रहेगा। मान लो हमने यहाँ से लंब डाला तो ये हो गया 2 का और इसका इसको छोड़ो, ये हो गया अगर 2 का और इसका हाइपोटेनस है 4 का। तो एकदम क्लियर है कि अगर ये 3 का होगा ना तो यहाँ से यहाँ तक कितने का होगा, 6 का हो जाएगा। जब इससे ये दुगुना है तो इससे भी इसका हाइपोटेनस दुगुना होगा, ठीक है ना। अगर कोई एक लाइन ऐसा खींच के देख लेना, तुम नाप लेना, अगर ये 4 का है तो यहाँ से यहाँ तक कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, एकदम कन्फर्म है। अगर ये दुगुना है, अब देखोगे तो ये कोण होगा 30 डिग्री का, क्योंकि 30 डिग्री पर P और H का जो अनुपात होता है वो 1/2 का होता है, याद है ना। ये तो मैट्रिक में याद कराया होगा लोग। तो अब देखो ये P और B और H
ये किस चीज़ का होता है? एंगल का। ये एंगल का होता है ना। और इसी के रेशियो से हमको एंगल का मेजरमेंट होता है, एंगल का माप होती है, ठीक है ना। इसी के अनुपात से हम एंगल को नापते हैं। तो इस एंगल को नापने के लिए किसी भी दो साइड का हम यूज कर सकते हैं। इस एक साइड से नाप नहीं होगा। एक साइड से नाप इसलिए नहीं होगा कि तुम देख रहा है कि ये 30 डिग्री पर ये लंब जो है 2 का है, और ये लंब लेते हैं तो 3 का हो जाएगा, ये लंब 4 का हो जाएगा, तरह तरह का लंब हो जाएगा। लेकिन अगर इनका अनुपात देखेंगे तो 2/4 लिखें, चाहे 3/6 लिखें, चाहे 4/8 लिखें, बराबर आएगा, ठीक है ना। ये कोई टेढ़ी बात नहीं है। देखो बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग दो क्वांटिटी का अनुपात लेते हैं ना, तब जाकर नाप बताते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी बस का स्पीड क्या है, तो बस का स्पीड तुम कह दो 50 किलोमीटर, तो ये 50 किलोमीटर स्पीड है? नहीं है। 50 किलोमीटर पर आवर कहेगा तब जाके स्पीड है। यानी इसमें दूरी भी आ गया और समय भी आ गया। यानी दूरी बटा समय जब होगा तो इसी को हम कहते हैं स्पीड यानी चाल। याद है ना। तो इसका नाम दे देते हैं। दो अनुपात है ना, तो इसका नाम पड़ गया है दूरी बटा। हर अनुपात का एक नाम होता है, जो यूजफुल है उसका हम लोग नाम रख देते हैं, ठीक है ना। तो हर अनुपात का एक नाम होता है। तो उसी तरह से P/H करें तो ये भी एक अनुपात है ना। और इससे नाप किस चीज़ का होगा? कोण का, एंगल का होगा, ठीक है ना। अच्छा, B/H से भी नाप करें तो किसका होगा? एंगल का होगा। और P/B से भी नापें तो किसका होगा? एंगल का होगा। ये सारा चीज़ जो है एंगल नापने के लिए यूज होता है। इसमें जो आपको सुविधा बुझाए उससे आप नाप लें। चाहे पलट के भी नाप लें, H/P से भी आप एंगल को नाप सकते हैं, H/B से भी आप एंगल को नाप सकते हैं, या B/P से भी आप एंगल को नाप सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो नाप वाला सिस्टम हो गया। अब यहीं से आता है हमारा इसका नाम। तो देखो P/H ये किस चीज़ का नाम बताएगा? एंगल का। तो ऑफ थीटा। P/H किस चीज़ का होता है? तो ये मत कहना ट्रायंगल का होता है, कुछ का होता है। ये किस चीज़ का होता है? एंगल का होता है। किसी एंगल का, थीटा हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ठीक है ना। तो P/H ऑफ थीटा को हम बोलते हैं SINE ऑफ थीटा, ठीक है ना। जिस तरह से दूरी बटा समय को हम बोलते हैं स्पीड यानी चाल, उसी तरह से P/H को हम बोलते हैं साइन, SINE, साइन। हिंदी में होता है जिया, जया नहीं, जिया, ठीक है ना। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, लेकिन पढ़ने का असल तरीका है साइन ऑफ थीटा। लेकिन हम लोग बिहारी हैं, मार देते हैं साइन थीटा, समझने वाला भी समझ जाता है ना। साइन ऑफ थीटा कहेंगे तो तू लोग समझेगा कि हाँ ये कहाँ से नया बात आ गया, ठीक है ना। तुम भी साइन थीटा कहना, हम भी साइन थीटा कहेंगे। कोई बिहार छोड़ना तो साइन ऑफ थीटा कहना। चलो अब देखो, अब B/H ऑफ थीटा, B/H ऑफ थीटा इसका नाम है क्या? कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा। इसको कहते हैं शॉर्ट में हम कॉस थीटा। हिंदी नाम होता है कोजिया, कोजिया। हिंदी मत लिखवाना, है ना, सिर्फ बोल देंगे। अब देखो P/B से भी हम नाप सकते हैं, P/B ऑफ थीटा। तो इसका होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा। इसको कहते हैं टैन थीटा, ठीक है ना। ये नाम है सब। जिस तरह से दूरी बटा समय का नाम है चाल, ठीक है ना, उसी तरह से इसका भी नाम है। हाँ, हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या, हैं? ठीक है जी। अब चलो, अब देखो ना, 3/4 जब अनुपात है तो 4/3 भी तो अनुपात होगा ना। अब पलट के भी इसका नाम रखा गया है।
तो h बाई पी ऑफ थीटा इसको कहते हैं हम कोसेकेंट ऑफ थीटा, यानी इसको कहते हैं कोसेक थीटा। इसका नाम हम भी नहीं जानते उसको भी नहीं आ रहा होगा, सुनो ना, उसको भी नहीं आ रहा होगा ना, तो लिख दिया है ना, व्युत्क्रम जिया। हाँ, तो जिया का व्युत्क्रम है। चलो तू हिंदी मत याद रखो, इसका कोसेकेंट होता है। और h बाई बी ऑफ थीटा, हाँ तो सब याद रखा है रे। ये होता है सेकेंड ऑफ थीटा, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको सेक थीटा। ठीक है ना। अब सुनो, अब b बाई पी आएगा ऑफ थीटा, तो ये होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ये क्या होता है? व्युत्क्रम स्पर्श जो है। सही में ऐसे ही नाम होता है। किताबों में दिया है, हो सकता है। सर फिर व्यू को जाया भी इसका हिंदी नाम है क्या? व्यू को जाया। हाँ, हिंदी में तो तू लोग PhD कर लिया। कोटि स्पर्श भी होता है। हाँ, tan थीटा का। अरे रखो ना हिंदी अपने घर पर, है ना, ऐसा भी याद रखो। साइन कॉस, कभी क्वेश्चन बनाने में जब जिया जिया करता ही नहीं है, साइन कॉस करता है, तो काहे ला जिया को रट रहा है? तो जी सर। हैं? ठीक है ना। जी। अब यहाँ से तुम्हारा मैथमेटिक्स का नया ब्रांच शुरू हो रहा है, इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अब ध्यान से सुनना, आपसे कोई सवाल करे कि साइन थीटा क्या है, तो क्या कहेगा? किसी कोण के लंब और कोण का अनुपात है। फिर पूछेगा इस साइन थीटा का यूज क्या है, तो क्या कहेगा? एंगल को नापने के लिए। कॉस थीटा क्या यूज है? तो एंगल को नापने के लिए। tan थीटा क्या यूज है? एंगल को नापने के लिए। अब कहेगा बताओ एंगल नापना है, सब का यूज होता है ना। तो देखो ना, वजन को ही नापने के लिए कहीं पाउंड का यूज होता है ना, कहीं किलो का यूज होता है, कहीं शेर पसेरी का यूज होता है, नहीं होता है। उसी तरह से ये भी है, जिसको जिससे सुविधा मिले नापाएगा तो कोण ही। ठीक है ना। और ये भी बात है, एक से किसी से नाप लेगा ना, तो सब से भी नाप लेगा, सब निकाल लेगा। तो एगो कोई पता होना चाहिए, तो सब पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये 6 हैं, और इन्हीं 6 पर आपका पूरा लाइफ डिपेंड करता है। आपके पढ़ाई का जो पूरा लाइफ है ना, इसी 6 पर डिपेंड करता है। इस 6 को ऐसे अपने अंदर उतारना है जैसे आपका नाम उतरा हुआ है। अगर बेहोश भी हो जाए आप, तब भी आपका कोई नाम पूछे तो आप सही बताइएगा। पागल आदमी भी नाम अपना सही बताता है, नहीं बताता है? बताता है ना। हाँ, अगर किसी को भूत पकड़ लिया तब वो सही नाम नहीं बताएगा। तो भूत माने वही है जो इसमें लड़का सब जो भूत टाइप का है ना, जिसको पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी बक सकता है वो। लेकिन जो पढ़ने वाला लड़का है, वह इस चीज़ को ऐसा समझे, ऐसा अपने अंदर उतारे जैसा उसका नाम उतरा हुआ है। लेकिन एक कन्फ्यूजन तो अक्सर लड़का करता है, वो ये करता है कि अगर साइन थीटा है ना, तो थीटा को साइन में गुना समझता है, जबकि ये साइन थीटा में गुना नहीं है। समझा? ये साइन जो है थीटा में गुना नहीं है, ये सब मिलके एक शब्द है। एक शब्द नहीं बल्कि देखो ना, ये 3 शब्द है, साइन ऑफ थीटा। समझा? तो यहाँ पर अब कितना लड़का अगर साइन थीटा है अब बटा कॉस थीटा है, तो थीटा से थीटा को काटने के फेर में पड़ जाता है ना? हाँ, बात समझ रहा है ना? हाँ, या कहीं साइन ए है इक्वल टू साइन बी है, तो कितना टीचरों काट देता है साइन से साइन को, ए इक्वल टू बी लिख देता है। इसका मतलब है उसको साइन कॉस का ही सही से पता नहीं है कि है क्या। तो ये कटता नहीं है, कटता वही है। कटने का यहाँ मतलब है डिवाइड, और डिवाइड वही होता है जहाँ मल्टीप्लाई हुआ रहता है। जहाँ गुना हुआ रहेगा वहीं पर आप भाग दे सकते हैं। जो संख्या किसी का गुणनफल नहीं है वह किसी से कटता भी नहीं है। ठीक है ना। जैसे अगर x y लिखा हुआ है तो यहाँ x में y से गुना है, तो इसलिए y से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर
रैट बता कैट लिखा हुआ है तो आप 80 काट दीजिएगा। हाँ? पहले देखना है कि है क्या, है ना। कहाँ खटेगा कहाँ भाग होगा, तो जहाँ गुना हुआ रहेगा वहीं भाग करना है, जहाँ गुना हुआ नहीं रहेगा वहाँ भाग नहीं करना है। ठीक है, तो ये आज का इंट्रोडक्शन है, आपका जाना पहचाना चीज़ जो आप जानते हैं, आपको हमने उसको क्लियर कर दिया। बस कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई आपसे सवाल करे कि साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कहाँ होता है, तो हर जवाब छोड़ करके बस एक ही जवाब देना, एंगल को नापने के लिए। बस शुरुआत तो यहीं से होता है, लेकिन जब एंगल के नापने के चक्कर में पड़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ नपा जाता है। ठीक है ना। जैसे किसी आदमी का सिर्फ हाथ नाप लो तो उसका पूरा बॉडी का लंबाई पता चल जाएगा। बात समझ रहा है ना। देखता है गांव में सब चीक सब आता है, कसाई सब बकरी खरीदता है, खसी उसी, हाँ, तो एक जगह पकड़ता है, बुझ जाता है कितना किलो होगा। इसमें किसी एक को तुम पकड़ लोगे सब समझ में आ जाएगा क्या होगी। तो सब क्वेश्चन बनाया होगा, साइन थीटा दिया रहता था और कहता था टैन कॉट सेक फेक सब निकाले तो आप निकाल लेते थे। ठीक है ना जी। चलो अब इसमें हम संबंध देखेंगे, इसमें हम संबंध देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। बहुत लोग नहीं जुड़ा है तो देख लिया जाएगा कि किसको किसको क्या प्रॉब्लम है। कल ऑफलाइन क्लास में हम पूछ लेंगे किसको क्या प्रॉब्लम आया। अभी तुलो भी नया है, दिक्कत तो होता ही होगा, लेकिन धीरे धीरे सारा दिक्कत दूर हो जाएगा 2-4 क्लास में। चलो अब रहने देते हैं आज इतना ही पर। चलो बाबू, तो ये गया टाइम लगभग 7:20 हो गया। चलो तो सबका गुड नाइट। आप लोग खुश रहें, आराम से सोएं, हमारी बात को सुनते रहें बार बार जब भी कन्फ्यूजन हो। आज का बात तो खैर उतना सुनने वाला नहीं है, इसके बाद वाला जो होगा वह सब बात बार बार सुनने वाला होगा। ठीक है, तो चलो गुड नाइट। उसको नहीं काट सकते हैं ना, तो उसी तरह छोड़ेंगे ना, एक बार अभी लिख सकते हैं।